हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। प्लानेटरी मोशन, ठीक, प्लानेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था जोहान्स केपलर। केपलर्स, इन्होंने ये लॉ दिया था। एक साइंटिस्ट थे, इनके सीनियर जिनको कहते थे टाइको, ठीक है, TYCHO, टाइको ब्रह्मी, ठीक है। इन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया था, किससे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, इनके अराउंड द सन जो मोशन होती है, ठीक है, सन के अराउंड जो मोशन होती है उससे कुछ डेटा कलेक्ट किया था। उन डेटा को एनालिसिस किया किसने? केपलर ने। और ये डिसाइड किया कि वास्तव में जितनी भी प्लैनेट होती है अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती, बल्कि इनका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। तो कुछ लॉ इसने दिया जिनको केपलर्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, इस लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है ये लॉ? ठीक है, ये लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? स्टेट according to this law, according to this law, every planet revolves around the sun in an elliptical path। कैसे? with the sun at one of the foci। सन कहाँ रहता है? किसी भी एक फोकस पर होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये एलिप्टिकल पाथ है, इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये और दूसरा फोकस यहां रहता है। तो सन जो है वो यहां पर रहेगा, एक फोकस पर रहेगा। और ये जो प्लैनेट है, दिस इज प्लैनेट, ठीक है, और ये सन ये जो प्लैनेट है इस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ऐसा। तो ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक। एवरी प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्विंग इन अ एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, ऐसे ओवल शेप में ये सन के अराउंड घूमता है और इसके एक फोकस पर जो है वो सन होता है। फिर इसके बाद इसने दूसरा लॉ दिया, केपलर्स सेकेंड लॉ, ठीक है, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका प्रूफ भी है, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, क्या कहता? the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time ऐसा, ठीक। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, मतलब इस टाइप का। ध्यान देंगे, ये है अपना इलिप्टिकल पाथ, ये सन है, और सपोज कीजिए कि प्लैनेट यहां पर है, इस पॉइंट ए पर, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो इस पॉइंट बी पर आता है। तो ध्यान देंगे कि ये जो रेडियस वेक्टर है, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये वाला एरिया अगर मान लीजिए कि यहां पर है सी पॉइंट और प्लैनेट यहां पर आता है डी पॉइंट पर, तो ध्यान देंगे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम। कहने का मतलब ये है कि जब प्लैनेट सन से डिस्टेंस में होता है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कम होती है, और जब इसके क्लोज होता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और एरियल वेलोसिटी क्या होती है? dA/dt, दैट इज एरियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। This implies that area of ASB equal to area of CSD, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम, ये इक्वल होती है। इसका मतलब इस लाइन ने जितना एरिया यहां का स्वीप्स आउट मतलब साफ किया है, उतना एरिया यहां का भी साफ करेगा। तो एरियल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे, प्रूफ, ठीक है। क्या है प्रूफ? ध्यान देंगे यहां पर, सपोज कीजिए कि यहां पर यहां पर एक प्लैनेट है, इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ये सन है, और इसका जो रेडियस वेक्टर है वो ये, दिस इज द रेडियस वेक्टर r। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दिस प्लैनेट रीचेस एट पॉइंट B, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है आफ्टर टाइम डेल्टा t, तो इसका रेडियस वेक्टर ये बन जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये r वेक्टर है, तो ये हो गया आपका r प्लस डेल r, ठीक। तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कितना है? डेल r। क्योंकि अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि SB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ये होगा SA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर, ठीक।
तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एस बी वेक्टर माइनस एस ए वेक्टर। एस बी वेक्टर है आर प्लस डेल आर और माइनस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस ए बी वेक्टर कितना है, डेल आर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक, हमें एक्चुअल में ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लेट अ planet of mass m, mass small m, moving with velocity, ये लीनियर वाली है v, ठीक है, in an elliptical path, ठीक है, elliptical path with sun at one of the foci, ठीक है, let at any instant the planet is at A, and after time interval delta t, it reaches at B, ठीक है, then displacement vector of the planet AB vector equal to delta R। then ध्यान देंगे, then एरिया कवर्ड, या ऐसा कह सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट, या ऐसा लिखेंगे स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर of the planet from the sun, कितना होगा एरिया, दिस इज डेल्टा ए इक्वल टू एरिया ऑफ ASB। अब देखिए, एरिया अगर हमें निकालना है तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एरिया ऑफ सेक्टर भी लगा सकती, या हम ट्रायंगल शेप में ले लें, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो आर्क और ये जो कॉर्ड है इन दोनों को हम सेम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस मतलब ये हो जाएगा आपका, एक्चुअल में देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये एरिया ऐसा नहीं निकाला जाता, एक्चुअल में तो आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा, और इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये होता है, आपको पता होगा, हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट में ये एरिया जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो एक्चुअल में यहां पर हमारे लिए एक वेक्टर आर है और दूसरा वेक्टर डेल आर है, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला, और उसका हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रीजन या एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये वाला एरिया,
ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डेल ए। अब देखिए बट, ध्यान देंगे, बट v इक्वल टू क्या होता है, डेल आर बाय डेल टी। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे डेल आर की, तो डेल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v इंटू डेल्टा टी। ये वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो डेल ए इक्वल टू हाफ आर इंटू आर की वैल्यू v इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हम मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी है तो इसको बाहर कर दिया। ये एरिया ऑफ दिस साइडेड रीजन, ये वाला हमको मिल जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक, अब देखिए बट वी नो दैट, ठीक, क्या जानते, v इक्वल टू होता है डेल आर बाय डेल टी। ये टाइम इंटरवल प्लैनेट को ए से बी तक जाने में कितना है, t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v क्रॉस डेल t, ये आ जाएगी। ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डेल a इक्वल टू हाफ r वेक्टर और डेल r की वैल्यू v क्रॉस डेल t। ठीक है, तो डेल टी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसको बाहर लिख दिया। ठीक, बट p इक्वल टू क्या होता है, mv, मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन m। ये वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल a इक्वल टू हाफ r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, दिस इज p वेक्टर अपॉन m इंटू डेल t। ठीक, आ रहा है समझ में। चलिए अब देखिए डेल a इक्वल टू हाफ r क्रॉस p, और ये m को यहां लिख दिया, इंटू डेल टी, इंटू डेल टी, डेल टी। अब देखिए r क्रॉस p क्या है, दिस इज इक्वल टू l, ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, ऐसा। तो डेल a इक्वल टू 1/2m, यहां पर रख दिया l इंटू डेल्टा a, सॉरी डेल्टा t, दिस इज डेल्टा t। इस डेल्टा t को अपॉन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज डेल a अपॉन डेल t एंड दिस इज इक्वल टू 1/2m और मॉड ऑफ l वी कैन राइट ओनली l। ठीक, तो ये आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्चुअल में क्या है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मान के चले कि वो पॉइंट ए पर है, ठीक, तो उसका रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन तो ये रहेगी r वेक्टर, और इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी f। तो क्या ये फोर्स इस प्लैनेट पर कोई टॉर्क बनाएगा, नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f साइन थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, r क्रॉस f ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम यहां थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं तो साइन 180 तो 0 होता है, तो इसका टॉर्क कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, तो यहां पर ध्यान देंगे, बट वी नो दैट क्या, हमें मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ टाई इक्वल टू 0, क्यों 0, अभी बताया मैंने क्यों 0। ठीक, तो टाई 0 है तो क्या मिलेगा, dl बाय dt इक्वल टू 0 मीन्स l इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर टॉर्क 0 है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा, कांस्टेंट। ठीक, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो अब इस इक्वेशन को देखो कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और m ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और l भी कैसा है, कांस्टेंट। तो ये होल क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई।
इसका मतलब डेल ए अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन डेल टी, एंड दिस इज इक्वल टू यहां पर 1 अपॉन 2L 2m और ये L, ये पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट around the sun remains constant। तो ये है आपका सेकंड लॉ का प्रूव, मतलब सेकंड लॉ की प्रूविंग। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके से पूरा प्रूफ आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ध्यान से समझेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? ये कहता है कि सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसकी ये वाली सेमी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है और ये वाली क्या कहलाती है, माइनर एक्सिस। तो इस मेजर एक्सिस का आधा, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक, तो सेमी मेजर एक्सिस का आधा कैसे करना, तो ध्यान देंगे, ये मीन डिस्टेंस, ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है, पहले इसको समझिए। सेमी मेजर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, ये है मीन या एवरेज भी कह सकते हैं, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये है एक्चुअल में, मतलब SA प्लस SB और डिवाइडेड बाय 2, एक्चुअल में ये है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करें, तो ध्यान देंगे, इसका बहुत इजी प्रूफ है। ध्यान देंगे, यहां पर सपोज कीजिए कि ये S, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इस प्रूविंग में ध्यान रखेंगे, हम ऐसा मानते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट ही है। ठीक है, तो ये प्लैनेट है और ये सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, R, थोड़ी देर के लिए। ठीक, वैसे तो अगर इसका पाथ अगर एलिप्टिकल भी होगा तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो उसका पाथ कर्व में रहेगा और वो किसी दूसरे सर्कल का कर्वेचर होगा, तो हम केवल उसके लिए लेते हैं। तो ध्यान देंगे, लेट कैपिटल M बी the mass of the sun and a planet of mass small m is revolving around the sun with या द सन, ठीक है, इन अ एलिप्टिकल या इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए लिया गया सर्कुलर पाथ, कंप्लीटली तो ये एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, देन फोर्स, और वो भी कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम कितना हो जाएगा? बिटवीन देम ये हो जाएगा F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर न्यूटन। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करता है? provides necessary centripetal force for circular motion ठीक है ऐसा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होता है mv²/r। अगर किसी प्लैनेट को एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करना तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर ये ज्यादा रहा तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले जाएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रहा तो वो खींच लेगा। तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हेंस टू मूव a planet around the sun in a particular orbit, ठीक है। It is necessary that क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स and this force is equal to centripetal force। ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? m अपॉन gmm अपॉन r स्क्वायर, और ये है mv²/r स्क्वायर, r अकेला mv² अपॉन r। m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो ये v² की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई gm अपॉन r। बट वेलोसिटी क्या होती है? ये डिस्टेंस 1 राउंड में कितना? 2πr, और डिस्टेंस टाइम कितना है? t। तो अब v की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πr अपॉन t का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4πr² अपॉन t स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r। ये r³ हो जाएगा 4πr³ इक्वल टू gm t स्क्वायर। इसको अपॉन में लेके आएंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4π अपॉन gm ऐसा इंटू r³। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, देख लीजिए 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, g और ये है, तो ये कांस्टेंट है। तो t स्क्वायर इक्वल टू kr³। यहां लिख सकते हैं k इक्वल टू 4π² अपॉन gm। दिस इज कांस्टेंट, तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। The square of time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the planet। ठीक है, तो ध्यान रखें।